Hello everyone, I Siddhant and Roshan, we both welcome you to our own channel Big Taurus Investments। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर सिद्धांत। और आज फिर से जो टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और मेरे लिए खासकर मैं ये वीडियो बहुत पहले ला देना चाहता था, लेकिन इतने सारे न्यूज़ फ्लोज इसके अंदर बने हुए थे कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं। लेकिन आज फाइनली मुझे एक चांस मिल गया है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं। तो रिलायंस रिटेल के ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी लोगों ने कोई न्यूज़ नोटिस की होगी, किसी ने नहीं की होगी, लेकिन इसके अंदर हाल ही में बहुत सारे डील्स हुए हैं जहां पर रिलायंस रिटेल ने अपने काफ़ी सारा जो एक पोर्शन है उसको बेचा हुआ है। लेकिन एक सवाल है कि इतने सारे डील्स होने के बाद में भी रिलायंस के प्राइस के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही एक पार्ट है। तो कोई भी जो प्राइस मूवमेंट होगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर होगी। तो आई एम श्योर जिन्होंने भी ये स्टॉक लेकर रखा होगा और जो न्यूज़ को फॉलो करते हैं वो यही कह रहे होंगे कि भाई रिलायंस भाग, रिलायंस भाग। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होती जा रही है, लेकिन इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा और लाइट डालेंगे हमारे आगे के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा हम देख सकते हैं, ये जो इंसान है मिस्टर मुकेश अंबानी, इनको मतलब हम सब प्यार से कहते हैं, यानी कि मैं तो इनको प्यार से कहता हूँ मोटा भाइयों का मोटा भाई, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ऊपर लेकर आए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कि हर एक क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो टेलीकॉम क्यों ना हो, चाहे वो रिटेल क्यों ना हो। कोई भी चीज़ है वहाँ पर रिलायंस का प्रेजेंस बिल्कुल ही दिखता है हम सबको। और जैसा मैंने आपको बताया, देखिए कुछ बड़ी कंपनीज़ है जैसे कि सिल्वर लेक है, जनरल अटलांटिक है, केकेआर है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर हाल ही में ही इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है रिलायंस रिटेल के अंदर हुआ है, ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये चीज़ को समझना और ये चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ-साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अब तक जॉइन नहीं किया, तो बिल्कुल इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपको काफ़ी सारे और भी इनसाइट्स देते हैं अलॉन्ग विद सम इम्पोर्टेंट न्यूज़। और उसके साथ में हम आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉल्स भी देते हैं या ट्रेडिंग के लिए कॉल्स भी देते हैं जहाँ पर हमको अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है। तो चलिए एक बार रिलायंस रिटेल के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हाल ही में स्टेक लिया उसकी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है इसको लेकर के। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, बिकॉज हाल ही में इतने सारे न्यूज़ है कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसके अंदर कितने इन्वेस्टर्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही स्लाइड पर नाम दिखाया था, सिल्वर लेक। तो सिल्वर लेक ने इसके अंदर 2 बार इन्वेस्टमेंट किया है, पहले 7,500 करोड़ का, फिर 1,875 करोड़ का। तो इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 9,375 करोड़, और परसेंटेज के मामले में बात करें तो 2.13 करोड़ इनका टोटल हिस्सेदारी बन के आती है रिलायंस रिटेल के अंदर। केकेआर ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है 5,500 करोड़ का, और इनकी जो टोटल परसेंटेज है वो है 1.28%। जनरल अटलांटिक ने 3,675 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, जिसपे 0.84% उनका टोटल हिस्सेदारी बन के आती है। दिग्गज कंपनी आबू धाबी मुबादला ने 6,247.50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें उनका टोटल परसेंटेज निकल के आता है 1.40%। जीआईसी ने इसके अंदर 5,512 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसपे उनका इन्वेस्टमेंट बनता है 1.22%। टीबीजी ने 1,837 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.41% की हिस्सेदारी। तो अगर हम टोटल देखें जितने भी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, इस वक्त रिलायंस ने टोटली 32,147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस कर लिया है, और उन्होंने टोटल 7.28% की हिस्सेदारी बेच चुके हैं। तो भैया क्या है जो रिलायंस रिटेल, कि इतने सारे लोग हैं जो रिलायंस रिटेल के अंदर अपना हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, या इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, रिलायंस जियो ने एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है बेसिकली, जहाँ पर कंज्यूमर ब्रांड्स एंड प्रोड्यूसर्स है, स्मॉल मर्चेंट एंड ट्रेडर्स है, उनको कंबाइन किया है, और कस्टमर्स, इन तीनों को उन्होंने कंबाइन किया है एक ही जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। मैं इसको थोड़ा और क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप जब भी अमेज़न से कुछ सामान खरीदते हैं, और बाय द वे ये अमेज़न को सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये अमेज़न भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप फिलहाल के लिए आप अमेज़न को एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं।
तो अगर अमेज़न से आप कुछ सामान खरीदते हैं तो ऑर्डर जाता है उनके वेयरहाउस के ऊपर जहाँ पर वो अपने स्टॉक्स को रखते हैं और उसके बाद वो सीधा कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली वेयरहाउस के अलावा इनके और भी रिटेलर्स होते हैं जहाँ से ये लोग जो भी कोई रिटेलर होता है वो अमेज़न के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकता है, लेकिन इसको शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है। ओके, कमिंग टू जियो मार्ट। तो जियो मार्ट जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है काफ़ी सारे जगहों पर। तो जियो मार्ट ने कॉन्सेप्ट निकाला है, जैसे कि इनका जो रीसेंट कोलैबोरेशन था फेसबुक के साथ, तो ये व्हाट्सएप को एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर्स को एक लिंक जाएगा, वो लिंक पे जाकर के वो शॉपिंग कर सकते हैं थ्रू जियो मार्ट। अब जो ऑर्डर है वो जाता है रिलायंस रिटेल वेयरहाउस को, जैसे कि अमेज़न के साथ होता है। लेकिन इसके साथ एडिशनली जो हमारे जनरल किराना स्टोर्स है उनके साथ भी रिलायंस जियो का स्टेट टू स्टेट कोलैबोरेशन है। ठीक है, वो डायरेक्टली अपने आप को एम्पैनल कर सकते हैं जियो मार्ट के साथ, और जो भी सामान एंड कस्टमर मंगाता है उसके एरिया के करीब में जो भी किराना स्टोर होगा वहीं से उस कस्टमर को वो सारा का सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा एक ध्यान से देखूँ तो जियो ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है जिसके ऊपर अमेज़न को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि अमेज़न की वजह से लोकल किराना शॉप्स को काफ़ी फ़र्क पड़ा था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर लोकल किराना शॉप डायरेक्टली एम्पैनल हो चुके हैं जियो मार्ट के साथ, और जियो मार्ट उनको हेल्प करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए टू डायरेक्टली टू दी कस्टमर्स। तो इससे फ़ायदा ये है कि जियो सिर्फ बीच में अपना कमीशन लेता है, बिकॉज जियो के जो भी सामान पहुंचाने का काम है वो जियो करता है, लेकिन जो मेन सामान है वो आपके किराना स्टोर से ही आता है। तो इसकी वजह से चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किराना स्टोर्स वाले अपने आप को एम्पैनल करेंगे जियो के साथ, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बन के निकल के आएगा जिसमें हर एक प्लेयर का फ़ायदा है। तो इस वजह से जियो के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा लैमलाइट मिल रही है और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो रिलायंस रिटेल की अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो सी रिलायंस रिटेल डायरेक्टली compete करेगा अमेज़न फ्लिपकार्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था लास्ट इमेज में। रिलायंस के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है 12,000 स्टोर्स का ऑलरेडी, जो अपने कस्टमर्स को सेल करता है सब कुछ। आप चाहे आप ग्रोसरी बोले, इलेक्ट्रॉनिक्स बोले, फुटवेयर है, फैशन है, सब कुछ चीज़ों में काम करता है। और प्लस जो बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चली रही है कि रिलायंस किशोर बियानी की जो फ्यूचर ग्रुप है उसको एक्वायर करेगा, जिसका टोटल कॉस्ट है 3.38 बिलियन, और ये इंक्लूडिंग डेट है, यानी कंपनी के ऊपर कुछ कर्जे हैं, इसलिए किशोर बियानी जी उनको बेच रहे हैं मुकेश अंबानी। और अगर हम देखने जाए तो इसका जो टोटल प्राइस है वो 3.38 बिलियन इंक्लूडिंग ऑल द डेट्स। तो ये जो सौदा है वो काफ़ी टाइम से मार्केट में चल रहा है और ये कोलैबोरेशन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एक ड्रॉबैक की भी बात कर लेते हैं कि देखिए रिलायंस रिटेल ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी है जिसको बिल्कुल भी मेरे हिसाब से रिलायंस रिटेल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर एक्चुअली काम करने की बहुत ज़रूरत है। कि देखिए शॉर्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट, जब हम बात करते हैं कि आपको जो आपके रिटेल मतलब जो किराना स्टोर्स है वहाँ से आपको सामान आएगा, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा चांस है कि शॉर्टेज हो सकता है प्रोडक्ट की। क्योंकि फॉर एग्जांपल देखिए अगर आप कांदिवली में रहते हैं या अगर आप बोरीवली में रहते हैं, ठीक है, और कोई ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको वहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो आप रिलायंस जियो उसको ज़्यादा करके शोकेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ब्रांड्स उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्कैटर्ड ऑर्डर्स देखिए, ऑब्वियसली रिटेल स्टोर जो आपके करीब है वहीं से आपको ऑर्डर्स आएंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप एक बार ऑर्डर करें और वो एक शॉप में वो जो चीज़ है वो ज़्यादा करके अवेलेबल ना हो। तो ये स्कैटर्ड ऑर्डर्स में काम करेगा जिससे जो आपका डिलीवरी टाइम है वो थोड़ा बढ़ सकता है। थर्ड वाला इनकम्प्लीट ऑर्डर्स देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि जब आप कोई रिटेल स्टोर से कुछ ऑर्डर करते हैं तब जो जियो के ऊपर जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग है वो उस समय तो आपको दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई वॉक इन कस्टमर अंदर आता है और वो प्रोडक्ट खरीद लेता है तो वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जब सामान एंड कस्टमर को डिलीवर होता है तब उसके अंदर बिल में लिख के आता है कि ये जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था वो अवेलेबल नहीं था और उसका रिफंड आपको इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस ऐड करता है अपने एंड कस्टमर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो रिलायंस जियो को ऑब्वियसली टैकल करनी पड़ेगी। और इशू इन ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंट्री, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है अपने थर्ड पॉइंट के साथ कि देखिए जब भी आपके इन्वेंट्री है और जब रिलायंस जियो जो है वो उसको जियो मार्ट के ऊपर लिस्ट करता है उस प्रोडक्ट को, तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि रिलायंस जियो दिखा रहा है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके बाद में कस्टमर को रिफंड इनिशिएट करना पड़ता है, और ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस और एक ख़राब एक्सपीरियंस भी ऐड करता है।
तो ये जो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, ये ऑब्वियसली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो रहेगा, क्योंकि आप अपने किराना स्टोर्स के साथ में डील कर रहे हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स जिसके ऊपर रिलायंस रिटेल को काम करने की ज़रूरत फॉर श्योर पड़ेगी, या उनको यही सारी चीज़ें अपने वेयर हाउस से कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि इनकम्प्लीट होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जहाँ पर कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वाई द स्टॉक इज नॉट एबल टू जंप व्हेन देयर आर सो मेनी डील्स। मतलब हमने देखा कि इतने सारे डील्स हो रहे हैं रिलायंस के अंदर, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस जंप नहीं कर पा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसको मैंने डिवाइड किया है। पहले तो मैं कुछ सिंपल रीजंस की बात करूंगा जिसपे ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो चलो देख लेते हैं। सो दी सिंपल रीजंस, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि देखिए मार्केट जो है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। निफ्टी की अगर आप बात करें तो निफ्टी का पी 33 है, जबकि जब इन द मंथ ऑफ मार्च जब लॉकडाउन हुआ था, जब कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ था, तो सिर्फ 17 था। उसके अगेंस्ट अब वो 33 पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें तो निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई स्टॉक है तो वो इटसेल्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो ऑब्वियसली रिलायंस के ऊपर तेज़ी थोड़ा कम होना स्वाभाविक है। और देखिए एक बहुत सोची समझी चीज़ है कि जब भी आपके पास कोई न्यूज़ आता है, ठीक है, ये जो डील्स आ रहे हैं इस वक्त जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, या कोई भी एक्स्ट्रा न्यूज़ आता है मार्केट में, तो उसका ऑलरेडी जो प्राइस है वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ठीक है, अगर आपको कोई गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है तो आप अगर चार्ट्स में अगर आप देखेंगे या अगर आप प्राइस फ्लक्चुएशंस देखेंगे, तो कोई भी बड़ी न्यूज़ आने के ज़्यादातर 1 या 2 दिन पहले ही प्राइस के अंदर वो जंप ऑलरेडी आ चुका होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं या जब भी कोई न्यूज़ रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचती है, तो उसका प्राइस एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका होता है। आपको इन शॉर्ट वो न्यूज़ बहुत लेट पता चलती है। ठीक है, तो ये था कुछ सिंपल और बेसिक रीज़न जो ज़्यादा करके लोगों को पता है। और अब हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस में जाएंगे और देखते हैं कि रिलायंस कर क्या रहा है। तो देखिए डिटेल एनालिसिस में मैं आपको बता दूं कि रिलायंस का परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इन अ वीक आपको 2.02% का रिटर्न दे चुका है। इन 1 मंथ आपको 4.56% का रिटर्न दे चुका है। इन 3 मंथ्स 20.17% का रिटर्न आपको दे चुका है। इन 6 मंथ्स तो आपका पैसा डबल कर दिया है, 101%। YTD की अगर हम बात करें वो 48.37%, और 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 71.61%। तो देखिए टेक्निकली अगर हम देखने जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स है जो कि रिलायंस ने इस वक्त दिया है। और थोड़ा सा रुकना, क्योंकि अगर आप रिलायंस को ध्यान से देखोगे तो रिलायंस अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो रिलायंस का थोड़ा रुकना या थोड़ा एक नॉर्मल करेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। आइए उसकी कोई वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसका पीई वैल्यूएशन फिलहाल हम रिलायंस का देख लेते हैं, 45.36, और इंडस्ट्री पीई है 41, 40.99 मीन्स 41 राउंड ऑफ। तो अगर हम देखें तो पीई के हिसाब से ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है आज भी रिलायंस। ठीक है, अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का शेयर है फेस वैल्यू के टर्म्स पे। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.28, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक आज भी ये रिलायंस नहीं है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो प्राइस के हिसाब से आज भी रिलायंस बिल्कुल ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रीजनेबल प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईपीएस है उसका 49.06 विच इज़ रीजनेबली गुड, और डिलीवरेबल्स है 24.60, जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खास है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि रिस्पेक्टेबल नंबर है। चलिए इसके अंदर हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑल जो भी हम देखें यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं दे रही है। प्रमोटर्स के पास तो ऑब्वियसली स्टेबल जो उनके होल्डिंग्स है वो तो है ही है। FIIs की अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। 23.7 था सितंबर 2019 में, दिसंबर नेक्स्ट क्वार्टर में वो हो चुका है 24.51, उसके नेक्स्ट में 24.05 और 25.01। सो बेसिकली धीरे धीरे करके अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। टोटल DIIs की अगर हम बात करें तो 17.37, 16.72, 16.91। तो ये जो है यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा दिख रहा है कि ये लोग अपना जो होल्डिंग्स है वो बेच करके निकल रहे हैं।
इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो 0.05%, 0.03%, तो यहाँ पर एक ऊपर नीचे वाला ग्राफ बन के आता है। तो इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा, वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होल्डिंग्स नहीं है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं तो 6.8% था पहले होल्डिंग, उसके बाद 6.51, 6.22, 6.14, तो ऑलमोस्ट हियर एंड देयर स्टेबल होल्डिंग है। थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिल रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। म्यूचुअल फंड्स के पास अगर हम बात करें तो 5.36, 5.25, 5.42, 5.21, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको नहीं देखने को मिलता है। अदर DIIs है वहाँ पर 5.16, 5.93, 5.22, 4.74, तो यहाँ पर भी टेक्निकली देखने जाए तो ये जो जून 2020 है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिला है, लेकिन यस टेक्निकली यहाँ पर अगर आप देखें तो एक थोड़ा सा डाउन साइड दिखाई देता है। और अदर्स की बात करें, यानी हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके पास 8.9%, 8.73, 8.9%, 8.7, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर भी रेट है। तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो चलिए देखिए, मैंने जो भी आपसे बात करी कि वैल्यूएशन के ऊपर मैं बात करूंगा, तो हम एक फाइनल ऑफ वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। किसी रिलायंस मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप आज ही जाके खरीद लीजिए, ठीक है। रिलायंस का जो इस वक्त स्टॉक प्राइस चल रहा है वो है 2225.25, ये अब लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो मैंने कुछ लेवल्स आपके लिए यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं कि देखिए इस वक्त इनफैक्ट कल भी कुछ न्यूज़ आई थी। ऑब्वियसली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उसके लिए नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसको ऐड करने की ज़रूरत ज़रूर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि US से है, उनको कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह चुका है, ठीक है। सो उसके वजह से मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी टेंशन है और ऑब्वियसली मार्केट्स थोड़ा ड्रॉप होने की आशंका भी है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आज ही जाकर के रिलायंस बाय कर लीजिए, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि देखिए मैंने कुछ लेवल्स मार्कआउट करके रखे हैं। देखिए रिलायंस ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा अप ट्रेंड में रहा है काफ़ी टाइम से, ओके। तो इसके अंदर एक जो आपको सपोर्ट लेवल देखने को मिला है, वो फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिला है 2040, जहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेट किया, लेकिन ये लेवल 2040 का लेवल स्टॉक ने नहीं तोड़ा। तो अगर अभी आप चाहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा वेट कीजिए, स्टॉक को 2040 तक आने दीजिए, उसके बाद में ज़रूर आप इसके अंदर एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी। और इस वक्त जबकि मार्केट का आउटलुक थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, तब मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका सेकंड सपोर्ट है वो 1792 के करीब पर आता है। तो अगर आपको इसके स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप 2040 तक, जैसे ही आपका रिलायंस का स्टॉक प्राइस आए या 2000 के नीचे जाए, वहाँ पर आप थोड़ा एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 1792 तक आने के जो चांसेस है वो इस वक्त थोड़े से कम है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई मेजर फॉल आएगा तो रिलायंस यहाँ तक नहीं आ सकता है। चांसेस आर कि 1792 तक जाए, और उसके नीचे के लेवल्स की बात करना फिलहाल के लिए इस वक्त थोड़ा सा इलॉजिकल है, क्योंकि रिलायंस की हालत इतनी जो खराब तो नहीं है कि 1792 को ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो इस वक्त जहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी वर्डिक्ट की बात रहेगी, तो मैं आपको ये कहूँगा कि यू शुड वेट एंड वॉच, आपको होल्ड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्डिंग्स लेकर के बैठे हैं तो इसको बिल्कुल भी बेचने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आपको एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट करनी है इसके अंदर, तो मैं आपको अभी होल्ड करने को कहूँगा। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई के करीब खरीदना, जो कि 2369, 2370 अप्रॉक्सीमेटली इसका ऑल टाइम हाई है, तो किसी भी स्टॉक को उस प्राइस के ऊपर खरीदना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत स्मार्ट मूव होगा। तो आपको इसके अंदर एक वेट करना चाहिए, जैसे ही 2000 के नीचे स्टॉक जाए आपको एक बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटीज, और आपको देखना चाहिए कि स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो मैंने वीडियो बनाया वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इसके अंदर से आपको कुछ इंसाइट्स मिली हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेके आता रहूं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आपके कोई इनपुट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई वीडियो बनाकर लेकर आए ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए वीडियो बना के लेके आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।